हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। और आज हम जो दिखने वाले इस वीडियो में वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक अजीबोगरीब दास्तान हम यहाँ पे समझेंगे। ब्रिटेन किस तरह से नेशन स्टेट बना, ओके किस तरह से उसने अलग अलग जो आइलैंड्स है उसे किस तरह से उसने एनेक्स किया, ओके और एक ब्रिटेन किस तरह से बना, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए बहुत सिंपल वीडियो है और बहुत सिंपल ये इसकी कहानी आप देखेंगे ब्रिटेन की, कैसे बना ब्रिटेन। तो देखिए सबसे पहले बताया गया कि जो बहुत सारे विद्वान है वो मानते थे कि ब्रिटेन की जो कहानी है एक एज ए नेशन स्टेट या फिर एक नेशन के तौर पर, ये डेफिनेटली एक ऐसी तो एक अलग ही कहानी है, या फिर उनसे कह सकते हैं एक आदर्श एक मॉडल है वो दुनिया के सामने। ओके तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रिटेन जो था उसका जो फॉर्मेशन हुआ था एज ए नेशनल स्टेट के तौर पर, इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल। एक अचानक से हुई उल्टा पालट से ब्रिटेन नेशनल स्टेट नहीं बना है, या फिर कोई रिवोल्यूशन वहां पर नहीं हुआ है। जैसे कि हमने देखा फ्रेंच बना, उसके लिए वहां पर रिवोल्यूशन हुआ, रशिया बना वहां पर रिवोल्यूशन हुआ, ओके उसके बाद हमने देखा ग्रीक बना, उसके लिए रिवोल्यूशन हुआ, इटली वहां पर रिवोल्यूशन हुआ, ओके इटली का तो इन्होंने उसे बनाया, किसने? विक्टर इमैनुअल ने। मगर एक रिवोल्यूशन का तौर एक रिवोल्यूशन है हम समझ सकते हैं उससे, ओके तो बहुत सारे देश जो थे यूरोपियन कंट्री से वो रिवोल्यूशन होने के बाद क्या बन रहे थे? तो नेशन स्टेट बन रहे थे। मगर ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना उसके लिए कोई भी एक सडन अपहीवल या अचानक से उल्टा पालट नहीं हुई वहां पर, या फिर कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, फिर भी वो नेशन स्टेट बना। इसलिए इसे टाइटल दिया गया था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो ऐसे क्या चीजें हुई कि जिसकी वजह से ब्रिटेन तो नेशन स्टेट बना मगर ऐसा कोई रिवोल्यूशन की जरूरत वहां पे नहीं पड़ी। तो समझ रहे आप, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये एक बहुत बड़ी क्या है तो प्रोसेस है, नेशन स्टेट बनने की जो कहानी उनकी बहुत बड़ी आप देख सकते हैं। ओके यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था एक इसे नेशन स्टेट बनने का, ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनने का। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था 18th सेंचुरी तक। 18th सेंचुरी तो कोई भी हमसे कैसे ब्रिटिश जो है नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश इसल्स वर इथेनिक वन सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है ब्रिटिश इसल्स। जो सबसे बड़ा सर्कल है वो क्या दिखाता है? तो ईसल दिखाता है। इसका मतलब कि जो वहां पे जो आइलैंड्स जैसे कि इंग्लैंड हो गया, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड एज वेल एज द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये सबको मिलकर क्या बनता है? तो ब्रिटिश इसल बनता है। ओके ब्रिटिश महाद्वीप जिसे हम कह सकते हैं, द्वीप समूह जिसे हम कह सकते हैं, तो ये बनता है। ओके ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है ये भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ओके तो इसे कहा जाता है क्या? तो ब्रिटिश इसल। तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो डिफरेंट इथनिसिटी से बिलोंग कर रहे थे। ओके इथनिसिटी मींस जिसे हम इससे कह सकते हैं शॉर्ट में जातीय समूह। तो कौन से लोग रह रहे थे उस ब्रिटिश इसल में? इंग्लिश, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश, वेल्स जो है वहां पे रहने वाले वेल्स, उसके बाद स्कॉटलैंड में रहने वाले को स्कॉट कहा जाता था, आयरिश किसे कहा जाता था? आयरलैंड में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें आयरिश कहा जाता था। तो इस तरह से लोग जो वो डिवाइड थे ब्रिटिश इसल में। ओके वहां ब्रिटिश इसल में रहने वाले लोग उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो अलग अलग तरीके की थी। ओके स्क्रीन में आपको समझ में आ गया होगा ब्रिटिश इसल किसे कहा जाता है, और मैंने देश के नाम भी बताया, वहां पर रहने वाले लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। ओके All of these groups had their own cultural and political tradition। और ये जो ग्रुप्स है कौन से? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इनकी खुद की क्या थी? तो उनकी खुद की एक संस्कृति थी अलग अलग, उनका खुद का एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, राजकीय उनकी क्या थी? तो परंपराएं आप देख सकते हैं। सबका जो अलग अलग इथनिसिटी का मतलब है कि सबकी अलग अलग कल्चर है, सबका अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन आपको दिखाई देगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई क्या? जो इंग्लिश नेशन है, इंग्लैंड जो है, इंग्लिश नेशन मींस इंग्लैंड में जो कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से इंग्लैंड का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, उसके पास वेल्थ आ गई, उसकी पावर भी क्या हो गई? तो बढ़ गई। इंग्लैंड की पावर बढ़ गई, वेल्थ आ गई, संपत्ति उनके पास आ गई बहुत ज्यादा। डेफिनेटली कैसे आ गई संपत्ति? तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, चीजें वो बाहर बेचने लगे, उससे उनके पास पैसा आने लगा, तो डेफिनेटली वो रिच बन गए। पावर, उनकी पावर भी स्प्रेड होने लगी, उसकी वजह से इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इंफ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। और वहां के जो अदर 4 नेशंस थे उन पर उनका क्या होगा? तो प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था, उनका इंफ्लुएंस वहां पर उन अदर जो अलग अलग आइलैंड्स है जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नदर्न आयरलैंड है, इन पर इसका वर्चस्व प्रभाव क्या होने लगा था? बढ़ने लगा था। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो था, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट था, उस वहां की जो संसद थी, उन्होंने क्या किया? तो जो सब पावर थी किसके बाद? मोनार्की के पास,
जो राष्ट्रतंत्र था वहाँ के राजा के हाथ में जो पावर थी वो सब छीन ली 1688 में। और इसके लिए बहुत बड़ा टकराव हुआ था। प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट मींस बहुत लंबा चलने वाला टकराव हुआ। उसके बाद जो इंग्लिश पार्लियामेंट है उसने क्या की, तो सब पावर छीन ली। किसके पास से, तो मोनार्की के पास से। टाइटल जो है वही बताता है कि स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में कोई भी रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो लोगों ने क्या किया, तो मोनार्की से क्या कर लिया, तो सब पावर क्या कर ली थी, छीन ली थी। ये पावर छीनने के बाद जो मोनार्की थी वो क्या हो गई, तो अंडर में आ गई किसके, तो पार्लियामेंट की। जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसके अंडर में मोनार्क जो था वो आने लगा। एक तरह का वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्क को चलना पड़ेगा, सिर्फ नाम के लिए वो रह गया था। ओके, विच वॉज इंस्ट्रूमेंटेड थ्रू विच नेशन स्टेट। और इस तरह से इंग्लैंड क्या बना, तो नेशन स्टेट बना। ओके, इंग्लैंड का क्या बन गया, तो नेशन स्टेट बन गया। और इंग्लैंड जो है वो सेंटर में आ गया। सेंटर में आ गया मींस वो इंपॉर्टेंट बन गया। राजा का जो इंपॉर्टेंस था वो वहां से क्या हो गया, तो खत्म हो गया था इंग्लैंड से, सिर्फ वो नाम के लिए वहां पे रह गया था। द एक्ट ऑफ यूनियन, इसके बाद हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड इन यूनाइटेड किंगडम। स्कॉटलैंड को किस तरह से मिलाया गया, किसमें, तो हम उसे कह सकते हैं कि इंग्लैंड के साथ, या फिर उसे किस तरह से एनेक्स कर दिया गया और किस तरह से यूनाइटेड किंगडम बना। तो देखिए एक एक्ट हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में 1707 को, जिसके तहत ये जो एक्ट किन दोनों देशों के बीच में हुआ, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 को। और इस एक्ट के तहत एक फॉर्मेशन किया गया किसका, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई, देखो आप स्क्रीन पर इसे फिर से देख सकते हैं। तो इसमें दिया है, देखो कि सबसे पहले जो था इंग्लैंड के साथ वेल्स ऐड हो गया था। ओके, वेल्स जो था वो ऐड हुआ या फिर एनेक्स किया गया कब, 1542 को। और उसके बाद इंग्लैंड और वेल्स के साथ फिर से कौन आ गया, तो स्कॉटलैंड आ गया। उनका एक यूनियन बन गया और उस यूनियन को ही नाम दिया गया, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये यूनियन कब हुआ, तो 1707 को हुआ। ओके, आप स्क्रीन में भी आप फोटो में जो देख रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सर्कल किया है किसे, तो स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड को, उनका कब हुआ था, तो 1707 को वो इनकॉर्पोरेट हो गया था स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ में। ओके, इट मींस दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इंपोज दिस इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड क्या कर पा रहा था, उसके बाद खुद का एक इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे क्रिएट कर पाने में वो सक्सेसफुल हो गया था। ओके, इसका मतलब ये स्कॉटलैंड में रहने वाले स्कॉट लोग, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश लोग, तो इन्होंने खुद का एक इन्फ्लुएंस उन पर करना शुरू कर दिया। किसने, तो इंग्लिश लोगों ने उनका एक इन्फ्लुएंस शुरू कर दिया। किस पर, तो स्कॉट के लोगों पर या फिर स्कॉटलैंड के लोगों पर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, अभी देखो पहले जो पार्लियामेंट थी वो इंग्लिश पार्लियामेंट थी इंग्लैंड के लिए, फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। इसका मतलब है कि ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, तो बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन। इसका मतलब कि इन्होंने संघ बनाया, किसने, स्कॉटलैंड इंग्लैंड ने। और इस ये जो संघ बनाया उसका नाम रखा उसने क्या, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट बनी उसका नाम है ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डोमिनेशन था, जो वर्चस्व था, वो किसका था, तो इंग्लिश मेंबर का। इंग्लिश मेंबर ने उनका क्या रखा था, वहां पे वर्चस्व रखा था, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अभी ये रीजन आपको पहले पता मैंने कि वो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इंग्लैंड में, इसके बाद उनके पास ज्यादा पैसा आ गया, तो इस पैसा आने के बाद या वेल्दी बनने के वजह से उनका एक वर्चस्व रहा, किसमें, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी। ओके, द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन, अभी ब्रिटिश आइडेंटिटी मिला स्कॉटलैंड को, अभी आइडेंटिटी मिली किसकी, तो ब्रिटिश की। ये जो उनको आइडेंटिटी मिली या फिर इंग्लिश या फिर इंग्लैंड को जो आइडेंटिटी मिली ब्रिटिश की, ये जो आइडेंटिटी थी इसका मतलब था कि स्कॉटलैंड डिस्ट्रिक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस। जो स्कॉटलैंड का उनका खुद का एक कल्चर था, उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उनके जो राजनीतिक कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, उन्हें क्या कर दिया, तो इंग्लिश लोगों ने या फिर इंग्लैंड के लोगों ने स्लोली क्या कर दिया, सिस्टमैटिकली उसे सप्रेस कर दिया, उस तरह से पूरी तरह से खत्म कर दिया। ओके, किस तरह से खत्म हुआ यह भी समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड ने क्या किया था, तो स्कॉटलैंड पे उनका प्रभाव बनाना शुरू कर दिया था। तो किस तरह से उन्होंने प्रभाव बनाया, तो इसके बारे में बता रहा हूं आपको। तो देखिए, जो कैथोलिक क्लैन के लोग थे स्कॉटिश हाईलैंड के, स्कॉटलैंड में रहने वाले, ओके, दैट द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर टेरिबल रिप्रेशन, उनका बहुत ज्यादा दमन किया, किसने, तो इंग्लैंड या फिर इंग्लिश लोगों ने। ओके, जब कभी भी whenever दिस स्कॉटिश हाईलैंड के जो लोग थे, when they were asking for the independence, जब वो इंडिपेंडेंस की बात करते थे, क्योंकि एक यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड साथ में आकर ब्रिटेन बना था, मगर जब कभी भी ये जो स्कॉटिश हाईलैंड के लोग, वहां के लोकल लोग
जब उन्होंने कभी बात की किसके लिए, तो इंडिपेंडेंस के लिए, तो तब उनका क्या किया गया, तो बहुत बड़े पैमाने में दमन किया गया। और साथ ही साथ ये जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले जो लोग थे, दे वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेओलिक लैंग्वेज, उन्हें उनकी गेओलिक लैंग्वेज बोलने का अधिकार नहीं था। अभी ये जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले लोग वो कौन थे, तो कैथोलिक क्लैन के लोग थे। क्लैन मीन स्कूल, उन्हें क्या नहीं था, तो उन्हें मना किया गया था उनकी लैंग्वेज बोलने के लिए। और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, वो क्या नहीं पहन सकते थे, उनका जो नेशनल ड्रेस है वो पहन नहीं सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है किसी भी देश में, वो होती है उनकी लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज को उन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश लोगों ने पूरी तरह से बंद कर दिया। तो इस तरह से उनका प्रभाव बनना वहां पर शुरू हो गया स्कॉटलैंड पे। ओके, एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइवन आउट, और बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें क्या करना पड़ा, तो उनका जो वतन है उसे छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि इस तरह से रिप्रेशन शुरू कर दिया था इंग्लिश लोगों ने पूरी तरह से। वो क्या कर रहे थे, तो उनकी संस्कृति को, उनके कल्चर को, उनके पॉलिटिकल ट्रेडिशन को पूरी तरह से उन्होंने उसको पूरी तरह से दबा दिया था। किसने, इंग्लैंड के लोगों ने। ओके, क्योंकि उनका एक वर्चस्व था पार्लियामेंट में। इसके बाद हम देखने वाले इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड को किस तरह से, आयरलैंड का जो क्षेत्र है वो किस तरह से ऐड किया गया ब्रिटेन में, ये अब हम समझेंगे। अब हम समझ रहे हैं कि इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ आयरलैंड का, आयरलैंड को किस तरह से यूनाइटेड किंगडम में जोड़ा गया। तो देखिए, आयरलैंड की पहले कंडीशन समझते हैं कि आयरलैंड जो था वो डिवाइडेड था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। ये दो अलग अलग, एक क्रिश्चियनिटी के ही दो पार्ट है, ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। ओके, तो इस तरह से आयरलैंड जो था डिवाइडेड था इन दोनों लोगों में। इन दो उसे हम क्लैन कह सकते हैं, एक क्लैन कह सकते हैं और सेक्ट कह सकते हैं, उसे एक तरह का पंथ थे ये दो, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। इसमें वो डिवाइड था। और इसमें डिवाइड होने के बावजूद आप देख सकते हैं कैथोलिक जो थे वो ज्यादा थे, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, और ये जो प्रोटेस्टेंट थे ये उनका पॉपुलेशन कम था आयरलैंड में। इसके बावजूद इंग्लिश ने क्या किया, या फिर इंग्लिश लोगों ने क्या किया, फिर इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने सपोर्ट किया किससे, प्रोटेस्टेंट को। ये माइनॉरिटी में थे, इनकी तादाद कम थी, वहां पे पॉपुलेशन उनकी कम थी, फिर भी इंग्लिश या फिर इंग्लैंड ने क्या किया, तो प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट लोगों को क्या रहे, तो वर्चस्व रहे कहां पर, तो आयरलैंड पे, जहां पे लोक संख्या जो थी सबसे ज्यादा किसकी थी, तो कैथोलिक्स की थी। इसके लिए इंग्लिश ने या फिर इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, तो सपोर्ट किया किसे, तो प्रोटेस्टेंट को आयरलैंड में। इसकी वजह से ये क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाना चाहते थे। माइनॉरिटी को सपोर्ट करेंगे और अगेंस्ट में खड़े रहेंगे किसके, तो जो मेजोरिटी उनके साथ। मेजोरिटी में कौन था, कैथोलिक्स थे। तो इस वजह से कैथोलिक लोगों ने क्या कर दिया, तो ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर दिया, तो हम उसे क्या कह सकते, रिवॉल्ट कर दिया ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। ब्रिटिश डोमिनेशन जो था, ब्रिटेन का जो डोमिनेंस था उस ईसल में, उसके आगे उन्होंने क्या कर दिया, तो रिवॉल्ट कर दिया। मगर उस रिवॉल्ट को पूरी तरह से निर्ममता से क्या किया गया, तो कुचला गया, उसे दबाया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, और ये जो रिवॉल्ट हुआ, इसमें साथ एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट हुआ वो वुल्फ टोन और हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, जो 1798 को हुआ। इस 1798 में हुए जो रिवॉल्ट हुआ, ये पूरी तरह से फेल हो गया। इसका मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे पूरी तरह से दबा दिया। और ये रिवॉल्ट फेल होने के बाद आयरलैंड को फोर्सिबली, इस तरह से फोर्सिबली क्या किया गया, उससे इनकॉर्पोरेट किया गया, उसका समावेश किया गया किसमें, तो यूनाइटेड किंगडम में इन 1801। फोर्सिबली, बलपूर्वक उसे क्या किया गया, तो उसका समावेश कर दिया गया, उसे समाविष्ट कर दिया गया, उसे ऐड कर दिया गया, एनेक्स कर दिया गया किसके साथ, तो यूनाइटेड किंगडम के साथ इन 1801। इस तरह से आयरलैंड स्कॉटलैंड को क्या किया, तो इंग्लैंड ने क्या किया, तो एनेक्स किया और एक संघ बनाया जो था ब्रिटिश नेशन। ओके, इन सबको मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, तो एक ब्रिटिश नेशन बनाया, और जहां पे डोमिनेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो इंग्लिश कल्चर रहने वाला था। इसका मतलब है कि इंग्लैंड ने उनके कल्चर को क्या रखा, इस ब्रिटिश नेशन में डोमिनेंट रखा, उनका वर्चस्व उन्होंने वहां पे कायम रखा। देखिए, ये ब्रिटिश नेशन बनने के बाद उन्होंने एक फ्लैग बनाया, ब्रिटिश फ्लैग जो है यूनियन जैक। ओके, उसके बाद नेशनल एंथम उन्होंने बनाया, वो है गॉड सेव आवर नोबल किंग। ये उन्होंने क्या बनाया, तो नेशनल एंथम बनाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने खुद का वर्चस्व रखा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनकी जो लैंग्वेज है उसे उन्होंने क्या किया, तो प्रमोट किया ब्रिटेन में। ओके, स्कॉटलैंड की जो लैंग्वेज है, आयरलैंड की जो लैंग्वेज, उन्होंने क्या किया, तो पूरी तरह से नकार दिया, और इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया, तो प्राइमरी प्रमोट किया उस ब्रिटिश के नेशन में। ओके, तो एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव, और जो ओल्डर नेशन थे, आयरलैंड था, स्कॉटलैंड था, वेल्स था, इन्हें एनेक्स करने के बाद वो क्या रहे, तो एक सबऑर्डिनेट पार्टनर रहे, सबऑर्डिनेट पार्टनर रहे इस यूनियन में। जो यूनियन बनाया गया इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इसमें जो वर्चस्व रहा वो इंग्लैंड का रहा, इंग्लिश लोगों का, और ये जो बाकी है स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये क्या रहते, एक सबऑर्डिनेट पार्टनर बनकर उस यूनियन में रह गए। सबऑर्डिनेट मींस जो अधीन रहेंगे। ओके, जो अंडर में काम करेगी इसके, तो
इंग्लैंड के अंडर में काम करेंगे। इस तरह से ब्रिटेन बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। तो इसलिए इस केस को, इसका जो टाइटल था द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इसलिए इसे टाइटल दिया गया था स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कोई भी उठाव नहीं हुआ है, एकदम शांततापूर्वक से एक प्रॉपर प्लानिंग करके उन्होंने क्या बनाया, तो ब्रिटेन बनाया। ब्रिटिश जो ब्रिटेन का ईसल है, ब्रिटिश ईसल है, उसे उन्होंने पूरी तरह से क्या कर लिया, तो कैप्चर कर लिया। ओके, तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ये अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, ये जो चैप्टर है मैंने एक 10-15 पार्ट में मैंने डिवाइड किया उसे, उसकी सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैप्टर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। ओके, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।